हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल फिशिया पे। मैं आपका फिजिक्स टीचर अमित कुमार झा। आज हम क्लास 12th का जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो है डुअल नेचर। डुअल नेचर मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट हो गया। डुअल नेचर आपका वैसे 4 मार्कर का है। अगर आप पूरे मॉडर्न फिजिक्स को देखोगे तो पूरा मॉडर्न फिजिक्स जो डुअल एटम और न्यूक्लियाई को है वो है आपका 10 मार्कर का, उसमें से 4 मार्कर ही आपका आ गया। डुअल नेचर में हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं, तो नाम से स्पेसिफाई हो जाता है कि दो नेचर, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर, दोनों स्टडी हम साथ में करेंगे। अब सबसे पहले जो इसे पढ़ा था वो पढ़ा था प्लैंक्स ने। प्लैंक्स का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब हम बात करते हैं, प्लैंक्स के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आप क्या कहते हो कि प्लैंक ने क्या करा, अपना एक कैथोड रे ट्यूब लिया। कैथोड रे ट्यूब में इसने क्या करा, अपना यहां पे लिया है क्वार्ट्ज का विंडो जहां से लाइट को पास करवाएगा। अब क्वार्ट्ज लेने के पीछे रीजन था कि सारा का सारा लाइट जो है वो कैथोड शीट पे आ जाए, सारा का सारा लाइट। अब लाइट को हम यहां पे जो भेजते हैं उसे हम कहते हैं फोटॉन्स। अब फोटॉन्स क्या हो गया, पैकेट ऑफ लाइट एनर्जी। अब जब लाइट को इसने भेजा तो उसे क्या नोटिस करना था कि भाई जब लाइट फॉल कर रहा है तो क्या इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये हमें नोटिस करना था इसमें कि जब लाइट एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की कैथोड शीट पे फॉल करेगी। कैथोड शीट यहाँ पे बेसिकली फोटो सेंसिटिव मेटल है, फोटो सेंसिटिव मटेरियल ले लो, फोटो सेंसिटिव शीट कह लो, मेटल शीट कह लो, बात बराबर है। जब इस पे लाइट फॉल करेगा एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी का तो इलेक्ट्रॉन क्या करने चाहिए थे, एमिट। अब इस सुटेबल फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे लाइट फॉल करे कैथोड शीट पे और इलेक्ट्रॉन क्या करना स्टार्ट कर दे, आपका एमिट करना स्टार्ट कर दे, यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट करना स्टार्ट कर दे, ये नोटिस करना था उसे। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन तो दिखेगा वैसे नहीं, इलेक्ट्रॉन नेकेड आई से आपको दिखेगा नहीं, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बेसिकली होता है आपका, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको क्या दे देता है, आपका करंट। अब करंट को ऑब्जर्व करने के लिए आप क्या रखते हो, एमिटर। एमिटर आपको अमाउंट ऑफ द करंट बता देता है। तो आपने जो एमिटर यहां पे यूज करना है वो यूज करना है माइक्रो एमिटर, जो मेरा सबसे छोटा एमिटर है, माइक्रो एमिटर। अब एक और प्रॉब्लम आ रही थी माइक्रो एमिटर के साथ ही, इलेक्ट्रॉन एक एक करके एमिट होता है, एक साथ बंच में इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होता, तो एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ये माइक्रो एमिटर कभी रीड नहीं कर सकता। तो यहां पे हम लोगों ने क्या करा, एक रिवर्स की लगा दिया। आप रिवर्स की कह दो, क्यूमुलेटर कह दो, एक्यूमुलेटर कह दो, बात बराबर है। आपने एक रिवर्स की लगाया और इस रिवर्स की से आपने बैटरी को कनेक्ट कर रखा है। यहां पे आपने रिवर्स की के थ्रू एक बैटरी को कनेक्ट कर रखा है जो स्टॉपिंग पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा ताकि इलेक्ट्रॉन यहां एनोड वाले एंड पे रुक जाए। ये आपका कैथोड एंड है, ये आपका एनोड एंड है। अब ये जो करंट जो आपका बैटरी रिलीज कर रहा है वो यहां पे इस इलेक्ट्रॉन को रोक के रखेगा। कब तक रोक के रखेगा, जब तक इन इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू इससे बड़ी ना हो जाए। जैसी बड़ी होगी वो बाहर निकलेगा, माइक्रोमीटर आपको डिफ्लेक्शन शो कर देगा। ये हो गया आपका उसका बेसिक। अब जब प्लैंक्स ने इस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करा तो उसने क्या नोटिस करा कि इलेक्ट्रॉन तो एमिट कर रहा था, जब एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे लाइट फॉल कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मैंने आपको पहले बताया कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिससे लाइट फॉल करे और इलेक्ट्रॉन क्या करना चालू कर दे, एमिट। अब उसके साथ एक प्रॉब्लम हो रही थी, क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से मिनिमम में भेजे तो इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं कर रहा था। करेक्ट है कि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम में गया तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करेगा, लेकिन अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट उसने थ्रो करी तो भी इलेक्ट्रॉन जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे एमिट हो रहा था। जो एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी है उसकी एनर्जी, जो एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी की एनर्जी है वो कहां जा रही है, वो हमारे प्लैंक्स को पता नहीं लगा कि एक्स्ट्रा एनर्जी कहां यूज हो रही है। प्लैंक्स के अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए था कि मान लो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपकी जो है वो है आपकी 3 हर्ट्ज, ये आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है 3 हर्ट्ज। लेट करो कि प्लैंक्स ने जो है फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट भेजी वो है 5 हर्ट्ज की, प्लैंक्स ने भेजा 5 हर्ट्ज की लाइट। अब 3 हर्ट्ज पे इलेक्ट्रॉन एमिट कर गया, जो एक्स्ट्रा 2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बची उसकी वजह से जो एनर्जी होगा उसका एनर्जी कहां यूज हो रहा है वो प्लैंक्स को नहीं पता लगा। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसका कहां यूज हो रहा है ये नहीं पता लगा। तो प्लैंक्स के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए था, या तो कैथोड शीट में कहीं खराबी आती, मतलब उसमें होल्स या कहीं हो जाती, या मेटल शीट में कहीं पे आता, लेकिन दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा। तो प्लैंक्स को इनिशियल स्टेज में ये नहीं पता लगा कि एक्स्ट्रा एनर्जी कहां यूज हो रहा है। इसको आगे डेवलप करा था आइंस्टाइन ने कि एक्स्ट्रा एनर्जी कहां पे यूज हो रहा है। ये आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताया गया।
जो आइंस्टाइन ने प्लैंक्स के इक्वेशन को डेवलप करा उसके बारे में। हो आपको प्लैंक्स का फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसी के बेसिस पे अब जो हम जनरल टर्म जो इसने यूज करे उनके बारे में बात करेंगे प्लैंक्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद। अब देखना उसके बाद का प्लैंक्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद जो इसने टर्म यूज करे, एक तो था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट। उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे जो एनर्जी मिलेगा उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन। जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे एनर्जी मिल रहा है उसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन। पहले आप बात कर रहे हो एनर्जी की, ये एनर्जी हो गया आपका एच न्यू, ये एनर्जी हो गया आपका एच न्यू, एच इसमें प्लैंक कांस्टेंट, न्यू आपका फ्रीक्वेंसी। यहीं पे आप आ जाओ फाई दैट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। ये न्यू नॉट जो है वो है आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपकी ये हो गई मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे लाइट फॉल करे और इलेक्ट्रॉन एमिट करे, और उसकी वजह से जो एनर्जी मिल रहा है उस एनर्जी को हम लोगों ने कहना स्टार्ट करा वर्क फंक्शन। इसे आप वर्क फंक्शन कह सकते हो, इसी को आप थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कह सकते हो, इसी को आप थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कह सकते हो, बात बराबर है। अब कुछ प्लैंक्स के रिलेशन जो उसने इसके ऊपर पढ़े तो उसमें उसने पहला जो रिलेशन पढ़ने की कोशिश करी वो थी प्लैंक्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब इलेक्ट्रॉन एमिट करना स्टार्ट हुआ तो उसकी वजह से हमें क्या मिला, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। हमें जो मिला वो मिला फोटो इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा था और एमिट होके कैथोड से एनोड पे ट्रेवल कर रहा था उसकी वजह से हमें क्या मिल रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब जो उसने पढ़ने की कोशिश करी वो थी रिलेशन बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी की हम बात करें तो इंटेंसिटी क्या होता है वो देखना। फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो आपको बता दिया कि जो आपकी लाइट फॉल कर रही है सुटेबल फ्रीक्वेंसी की उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से जो करंट जनरेट हो रहा है उसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब बात कर रहे हैं इंटेंसिटी की। तो इंटेंसिटी क्या होता है, अगर आप इंटेंसिटी को लोगे तो इंटेंसिटी होता है आपका पावर पर यूनिट एरिया, पावर पर यूनिट एरिया। इसी को आप एनर्जी के फॉर्म में लिखोगे तो ये बनेगा एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। पावर को आप एनर्जी अपॉन टाइम लिख सकते हो और एरिया ऑलरेडी है, तो इंटेंसिटी विल बी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब प्लैंक्स ने क्या कहा, जो ग्राफ उसने बनाया वो देखना, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी के बीच में। तो प्लैंक्स क्या कहता है कि जो मेरा फोटो इलेक्ट्रिक करंट है और इंटेंसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब आप जितना इंटेंस लाइट भेजोगे उतना ही ज्यादा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। अब इस लाइन का मतलब क्या हो समझो, आपका मिनिमम एनर्जी जिस पे इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा था वो तो आपका वर्क फंक्शन। तो आप जब तक इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं कराओगे तब तक ये इंटेंसिटी का रोल प्ले नहीं आ सकता। जब इलेक्ट्रॉन एमिट होना स्टार्ट हो गया मतलब आप इसका मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे लाइट पहुंच रहे हो, ये मिनिमम एनर्जी का लाइट आपका पहुंच रहा है। अगर उसी लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हुई तो उसकी वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एमिट कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, ज्यादा। जितना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा मेरा फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी उतना ज्यादा। तो इसलिए मैंने क्या कहा कि मेरा फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी से। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। यहां पे ये पहला लॉ भी आपके पास आएगा जब हम लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पढ़ेंगे तो उसमें ये लॉस भी इसी ग्राफ के बेस पे आएगा। हम लॉस के बारे में बात करेंगे इसके रिगार्डिंग। तो आपने यहां पे क्या कहा कि आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंटेंसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये पहला रिलेशन हो गया प्लैंक्स की थ्योरी से। अब हम दूसरे रिलेशन की बात करेंगे। तो दूसरा रिलेशन जो है वो दूसरा रिलेशन हमारा चलता है रिलेशन बिटवीन फोटोइलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, इनके बीच में हमारा रिलेशन चलता है। तो आप देखो इसके लिए आप क्या कहते हो, यहां आ गया आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट, यहां क्या आ गया आपके पास पोटेंशियल। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल जो आया वो हमेशा कहां पे जाएगा, नेगेटिव हाफ में। तो आप क्या दिखा रहे हो, आप देखना, आपने V0 लिया, ये आपका हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहां से चला आपका
अब ये यहां से चला। आप यहां पे देखो, आप नोटिस करो, आप जितना इंटेंसिटी बढ़ाओगे, या I1 इंटेंसिटी या I2 इंटेंसिटी, मैं अगर इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहा हूं तो मेरा फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। अगर मैं इंटेंसिटी को इंक्रीज करूं, I1 से बड़ा है मेरा I2, I2 जो है इंटेंसिटी वो I1 से बड़ा है, तो I1 इंटेंसिटी में मेरा फोटो इलेक्ट्रिक करंट ये आ रहा है, I2 इंटेंसिटी में मेरा फोटो इलेक्ट्रिक करंट ये आ रहा है, तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ा हुआ। बट आप देखो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों केस में क्या है, बिल्कुल सेम। आप इंटेंसिटी अगर इंक्रीज भी कर रहे हो तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज कर रहा है, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रह जा रहा है, कांस्टेंट। तो यहां पे आप क्या कहते हो कि जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आपके इंटेंसिटी से, लेकिन आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंडिपेंडेंट है, ये आपका इंडिपेंडेंट है इंटेंसिटी से। तो हमारा एक और रूल बना पहला, क्या कि आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन किसके बाद, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद। दूसरी चीज आपने क्या देखा है कि आप इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा लो लेकिन आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका इंडिपेंडेंट है इंटेंसिटी से, और फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका इंटेंसिटी से। यहां पे हमने दो रिलेशंस पढ़े अभी तक, दो ग्राफ। तीसरे ग्राफ पे जाने के लिए, जो थर्ड ग्राफ है उस पे जाने के लिए पहले मुझे आइंस्टाइन इक्वेशन थोड़ा सा बताना है, फिर उसके बाद हम जो है थर्ड ग्राफ के रिलेटेड बात करेंगे, थर्ड रिलेशन के बारे में बात करेंगे। पहले हम थोड़ा आइंस्टाइन इक्वेशन सीखेंगे, फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आइंस्टाइन इक्वेशन क्या कहता है वो देखना। आपका आइंस्टाइन इक्वेशन क्या कहता है, ये साइड में अब देखना, यहां पे आइंस्टाइन इक्वेशन से जब हम चलते हैं तो आइंस्टाइन इक्वेशन क्या कहता है मेरे को वो देखो। मैंने क्या कहा था आपको स्टार्टिंग में कि प्लैंक्स जो था उसके साथ एक कंफ्यूजिंग स्टेट थी, क्या कि उसके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे जब लाइट फॉल कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नहीं फॉल कर रहा, नीचे है तो कोई दिक्कत नहीं, लाइट फॉल ही नहीं कर रहा। लेकिन जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा पे फॉल कर रहा है तब उसके लिए प्रॉब्लम क्या थी कि एक्स्ट्रा एनर्जी कहां यूज हो रही है वो उसे पता ही नहीं चल रहा था। तो आइंस्टाइन ने क्या करा, उस एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए आइंस्टाइन ने क्या बताया, आइंस्टाइन ने कहा भैया आप एनर्जी दे रहे हो E, वो एनर्जी का जितना थ्रेशोल्ड में लगना था, मतलब वर्क फंक्शन में इलेक्ट्रॉन एमिट करने में लगना था, वो यूज हो गया। अब लेट करो कि आपने एनर्जी जो ट्रांसफर करी, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपने एनर्जी दी, वो एनर्जी दे दी आपने 10 जूल। जो वर्क फंक्शन है वो है आपका 5 जूल, वर्क फंक्शन जो है वो है 5 जूल, ठीक है। बच कितना गया मेरे पास एक्स्ट्रा एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एमिट करने के लिए 5 जूल चाहिए, मैंने दे कितने दिए 10, बच कितना और गया 5 जूल और बच गया। तो जो बचा हुआ 5 जूल है वो कहां कन्वर्ट हो जाएगा, बचा हुआ 5 जूल वो कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। अब ये काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है समझो। अभी हम लोगों ने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट देखा था, तो हम लोगों ने देखा था ये कैथोड है ये एनोड है। आप समझो कि आप जितने भी एनर्जी एक्स्ट्रा दे लो, अगर पहले 5 जूल पे मतलब वर्क फंक्शन पे 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं 1 सेकंड में, तो आप 10 जूल भी दे दोगे तो 1 सेकंड में 10 ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एमिशन रेट नहीं चेंज होगा। तो जो बचा हुआ एनर्जी है, जो बचा हुआ 5 जूल बच जाएगा वो काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन अभी भी निकल 10 ही रहे हैं, लेकिन उनकी ट्रेवलिंग स्पीड क्या कर गई, इंक्रीज। अब वो ट्रेवलिंग स्पीड क्या बात हुई कि आपकी वो ट्रेवलिंग स्पीड कहां जा रही है, एनोड पे। मतलब कैथोड से निकला इलेक्ट्रॉन और वो ट्रेवल करके तेजी से कहां पहुंच गया, एनोड पे। तो जो बची हुई एनर्जी है वो कहां यूज हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी, मतलब ट्रेवलिंग स्पीड बढ़ गई, एमिशन स्पीड उतनी रही, ट्रेवलिंग स्पीड क्या हो गई, इंक्रीज। तो जितनी भी बची हुई एनर्जी वो किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। ये मुझे किसने बताया, आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन ने क्या कहा कि जो भी मेरी एनर्जी बच गई है वो किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी। अब वो काइनेटिक एनर्जी के लिए आप देखो क्या क्या लिख सकते हो, वो देखना। आपने मुझे कहा कि मेरा एनर्जी है एच न्यू, वर्क फंक्शन हो गया एच न्यू नॉट प्लस में काइनेटिक एनर्जी। तो मैं काइनेटिक एनर्जी निकालने चला जाऊं तो काइनेटिक एनर्जी मेरा क्या हो जाता है, एच न्यू माइनस में एच न्यू नॉट। ये एच न्यू नॉट आप उठा के इधर ले आए तो नेगेटिव हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस में एच न्यू नॉट। इसी को आप क्या लिख सकते हो, और काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हो हाफ एम वी स्क्वायर, मास इंटू में वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपके पास, ईवी नॉट। अब ये ईवी नॉट कहां से आया वो समझो। ई यहां पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है,
वी नॉट यहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल है, वी नॉट आपका क्या हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अब ये ई वी नॉट कैसे लिखा हो देखो, जिन्होंने अगर अपनी सेकेंड चैप्टर पढ़ रखा होगा पोटेंशियल वाला, तो आप वहां पे पढ़ते हो कि पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो हमारा वर्क डन जो होगा दैट इज इक्वल टू चार्ज इनटू द पोटेंशियल। अब मुझे पता है वर्क डन जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की। तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो मेरा चार्ज इनटू में पोटेंशियल हो गया। हम यहाँ पे चार्ज इनटू पोटेंशियल कह रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इस वजह से ईवी नॉट हम लोगों ने कह दिया, चार्ज की जगह ई ले लिया, तो यहाँ पे ईवी नॉट भी चल सकता है। तो फाइनली आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हो कि ईवी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में। इसी में एक और चीज आ सकता है, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ के टर्म्स में कैसे लिखोगे, देखो ईवी नॉट इज इक्वल टू एच, इसे लिख दिया आपने फ्रीक्वेंसी को सी बाय लैम्डा माइनस में सी बाय लैम्डा नॉट, आप सी को कॉमन ले लो, तो ईवी नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच सी बाय लैम्डा माइनस में लैम्डा नॉट। अब देखो आप यहां पे एक चीज ध्यान रखो, आप न्यू नॉट को कह रहे हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लैम्डा नॉट को कह रहे हो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, क्या आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे लाइट फॉल करे और इलेक्ट्रॉन क्या करना स्टार्ट कर दे, एमिट करना स्टार्ट कर दे मेटल शीट से या फोटो सेंसिटिव शीट से, जो कि आपने कैथोड पे रखा हुआ है। तो आप इसे डिफाइन क्या करोगे, मिनिमम फ्रीक्वेंसी बाय विच अ लाइट शुड फॉल ऑन अ मेटल शीट और अ फोटो सेंसिटिव शीट सो दैट इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट एमिटिंग। अब इसी जगह आप वेवलेंथ की बात करोगे तो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी से कैसे, इनवर्सली। तो आप फ्रीक्वेंसी में क्या यूज कर रहे थे, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ में आप क्या यूज करोगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में मैक्सिमम वेवलेंथ बाय विच अ लाइट शुड फॉल ऑन अ मेटल शीट सो दैट इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट एमिटिंग और इजेक्टिंग फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो दोनों में उल्टा हो जाएगा बस। आई होप यहां तक क्लियर होगा। मुझे ये यूज करना था इक्वेशन, इसलिए मैंने यहां पे बनाया है। अब जो नेक्स्ट रिलेशन है हमारा, वो हमारा क्या है, रिलेशन बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब ध्यान देना, आप इसमें क्या कर रहे हो, आपने यहां पे अपना ग्राफ बनाया, ये आपका क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये आपका हो गया फोटो इलेक्ट्रिक करंट वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे आपके पास है पोटेंशियल। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल आप शो करोगे तो कहां शो करोगे, नेगेटिव एक्स पे। अब आप मेरी बात पे ध्यान देना, आपने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन में आप कितनी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, इलेक्ट्रॉन तो एमिट तो थ्रेशोल्ड पे करता है, तो फ्रीक्वेंसी आप कितनी भी बढ़ाते रहो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप हमेशा याद रखना कि फ्रीक्वेंसी से फोटो इलेक्ट्रिक करंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पॉइंट हमेशा याद रखना। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, आप याद दो इस वाले इक्वेशन पे, ईवी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। अब ध्यान देना, ये आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कांस्टेंट है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, कांस्टेंट हो गया, फिक्स वैल्यू हो गई, इनकी वैल्यू चेंज नहीं करेगी। अब आपका एक मेटल शीट है तो उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी क्या हो गई, कांस्टेंट। अब बच गया क्या भी आपके पास, बच गया आपके पास फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल। आप देखो ई एच और न्यू नॉट, ई एच और न्यू नॉट की वैल्यू फिक्स है। अगर आप न्यू बढ़ाते हो तो उस न्यू की वजह से क्या बढ़ेगा आपका, वी नॉट, न्यू से क्या बढ़ना चालू कर देगा, वी नॉट। क्यों, ई एच और न्यू नॉट आपका फिक्स है, तो जितनी आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे उसकी वजह से क्या इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, पोटेंशियल। जितनी आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे उसकी वजह से क्या इंक्रीज कर रहा होगा, आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हम लोगों ने इससे ग्राफ से कंक्लूड क्या करा वो देखना, आपने ये यहां पे दिखाना है कि आपने पहला न्यू नॉट 1 रखा, वी नॉट 1 रखा, ये ग्राफ हो गया। अब वी नॉट 2 रखा, ये आ गया आपके पास। अब आपने रखा है यहां पे वी नॉट 3। अब नोटिस करो क्या हो रहा है, आपका सबसे कम फ्रीक्वेंसी न्यू 1, फिर न्यू 2, फिर न्यू 3। आपका फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ रहा है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या कर रहा है, इंक्रीज। फ्रीक्वेंसी से आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, बट आपका करंट हमेशा क्या रहा, कांस्टेंट। इसे आप कहते हो सैचुरेटेड करंट। सैचुरेटेड करंट का मतलब क्या हो गया, आपका कांस्टेंट करंट, मतलब आपका करंट कहीं पे भी चेंज
नहीं हो रहा, करंट की वैल्यू क्या आ रही है, फिक्स। तभी हम लोगों ने क्या कहा कि आपका करंट तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे निकल जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो बची हुई फ्रीक्वेंसी रही वो आपके लिए किसका काम कर रही है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को बढ़ाने का। तो यहां से आपके पास रिलेशन क्या आया कि जो मेरा फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो तो इंडिपेंडेंट है, वो अपना इंडिपेंडेंट है हमारे फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी से मेरा ये इंडिपेंडेंट है। इसी जगह मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करूं वी नॉट की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरा फ्रीक्वेंसी से, कि मतलब मैं जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा मेरी स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगी, बट किसके बाद, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से पहले है तो इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं कर रहा, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नहीं होगा। क्लियर? ये हमारा तीसरा ग्राफ था, थर्ड ग्राफ था हमारा इसके ऊपर। अब इसके बाद देखना फोर्थ ग्राफ। ये जितने भी मैंने आपको ग्राफ बताए हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे आएंगे। अब जो फोर्थ ग्राफ है उसके ऊपर देखना, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का है फोर्थ ग्राफ, उसमें हम क्या बना रहे हैं वो देखो। उसमें हमारा रिलेशन चल रहा है, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, सिर्फ फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। तो उसमें आप देखो ग्राफ कैसे बनता है। यहां आपका वाई एक्सिस जो हुआ वो हो गया आपका पोटेंशियल, और जो एक्स एक्सिस हुआ वो हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी। अब हमें पता है कि जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे नहीं आएगा तब तक स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नहीं आएगा। तो फ्रीक्वेंसी आप देखो, जब तक आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं आएगा, उसके जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं आएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल आ ही नहीं सकता, क्योंकि जितने भी एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी इसके बाद आएगी तब स्टॉपिंग पोटेंशियल का रोल है। तो आपका ग्राफ हमेशा जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट होगा। जहां पे आप स्टार्ट कर रहे हो इस पॉइंट को आप कहोगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, यहां से आपका ग्राफ स्टार्ट हुआ, आपने ये बनाया। अब इसमें क्या दिख रहा है आपको कि भैया आपका पोटेंशियल जो है वो आपके फ्रीक्वेंसी से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस वजह से ग्राफ कैसे चल रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो आप यहां पे आप देखना ये रिलेशन से हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन आ रहा है। अब इसमें दो चीजें आती हैं, एक आता है एक्स इंटरसेप्ट और एक आता है वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब कि एक्स लाइन पे कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो वो यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो मेरा जो एक्स इंटरसेप्ट हुआ इस लाइन पे वो हो गया मेरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या हो गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसी में हाँ, तो हम लोगों ने क्या बात कर ली थी एक्स इंटरसेप्ट की, एक्स इंटरसेप्ट क्या आ गया हमारे पास, न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब वाई इंटरसेप्ट के लिए, अब वाई इंटरसेप्ट देखो, जब आप एक्स इंटरसेप्ट निकाल रहे हो तो आप वाई की वैल्यू 0 कर दोगे। जब आपको वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो आप एक्स की वैल्यू 0 करोगे, तो वाई इंटरसेप्ट कहां पे लाई कर रहा है हमारा, यहां पे, ये हमारा वाई इंटरसेप्ट हो गया। अब वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए आप एक्स की वैल्यू क्या करोगे, 0, तो उसके लिए क्या करोगे आप देखो, मैं वाई इंटरसेप्ट निकाल रहा हूं। वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए आपने एक्स की वैल्यू 0 कर दी, एक्स 0 मतलब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0, एक्स 0 मतलब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0। अब आप देखो आपके आइंस्टाइन इक्वेशन ने आपको क्या दिया हुआ था, ईवी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। तो आपने क्या लिखा है यहां पे, ईवी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस में एच न्यू नॉट। अब आप क्या कर दो, आपका वाई इंटरसेप्ट 0 है, वाई इंटरसेप्ट 0 होने का मतलब फ्रीक्वेंसी 0, तो फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी ये, तो इसकी वैल्यू आप 0 कर दो। जैसे आप इसकी वैल्यू 0 करते हो आपका क्या आ जाता है, ईवी नॉट इज इक्वल टू में माइनस एच न्यू नॉट, और माइनस एच न्यू नॉट, एच न्यू नॉट को आप लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। आपका एच न्यू नॉट होता है वर्क फंक्शन। तो आप क्या लिख रहे हो, ईवी नॉट इज इक्वल टू में -5, सो वी नॉट इज इक्वल टू क्या आ गया, -5 बाय ई। आप ई को उठा के कहां ले आए, नीचे, और ये वी नॉट क्या हुआ आपका, वाई इंटरसेप्ट या स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो इसे आप क्या कहोगे, -5 बाय ई। ये आपका वाई इंटरसेप्ट आ गया। इस ग्राफ में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट आती है, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है इसका स्लोप, ग्राफ का स्लोप। अब स्लोप आप निकालने के लिए क्या कर रहे हो वो देखो, हम स्लोप के लिए चल रहे हैं। तो स्लोप क्या होता है वो नोटिस करना, स्लोप होता है आपका, जो भी आप स्लोप निकालोगे तो स्लोप होता है आपका y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ये जनरल फॉर्मूला आपके स्लोप के लिए, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। अब आपका x कहां से स्टार्ट हो रहा है, न्यू नॉट से। जब न्यू नॉट पे है तो आपका v कितना है, 0,
तो आप देखो आपके पास x1 पता है कि आपका न्यू नॉट है, y1 पता है कि 0 है। अब लेट कर लो आपके यहां पे कहीं पे आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाता है v नॉट, कुछ v नॉट आ जाता है यहां पे, और वो कितने पे आ रहा है आपका, न्यू फ्रीक्वेंसी पे आ रहा है। तो आपका y2 हो गया v नॉट, x2 हो गया न्यू। तो आपने क्या कर दिया, स्लोप इज इक्वल टू आपका y2 है न्यू v नॉट माइनस में 0 अपॉन में न्यू माइनस न्यू नॉट। तो मेरे स्लोप की वैल्यू जो आ गई वो आ गई v नॉट अपॉन में न्यू माइनस न्यू नॉट। ये मेरे स्लोप की वैल्यू आई। अब जरा मैं आइंस्टाइन इक्वेशन पे वापस आता हूं। तो मेरा आइंस्टाइन इक्वेशन क्या था, ये था ev नॉट इज इक्वल टू h ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू नॉट। तो मैंने इसको यूज करा, ev नॉट इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट। अब देखो आप यहां पे लिखो, आप इसे लिखो ऐसे v नॉट अपॉन में न्यू माइनस न्यू नॉट दैट इज इक्वल टू h बाई e हो जाएगा। आपका न्यू माइनस न्यू नॉट नीचे आ गया, e इधर आ गया, तो v नॉट अपॉन में न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू h बाई। अब ये जो पूरा आपका है ये आप क्या कहोगे, स्लोप के इक्वल है। देखो आप इक्वेशन 1 और 2 को अगर इक्वेट कर दो, 1 और 2 को इक्वेट कर दो तो आप क्या कह सकते हो, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 आप क्या कह सकते हो कि जो आपका स्लोप है ग्राफ का दैट इज इक्वल टू है h बाय e। h है आपका प्लैंक कांस्टेंट, e है चार्ज ऑफ करंट, और ये हमेशा क्या आएगा आपका फिर कांस्टेंट, क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो इस ग्राफ का जो स्लोप हुआ वो क्या आया, कांस्टेंट। इसी में आप समझो आपने एक और बनाया ग्राफ, एक और मेटल के लिए आपने बना दिया अगर लाइन, तो दोनों में क्या डिफरेंस आएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट 1 ले लो, इसका न्यू नॉट 2, दोनों का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग है दोनों का, लेकिन स्लोप हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। मेटल ए और मेटल बी, मान लो ये ए है ये वाला बी है, तो मेटल ए और मेटल बी का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग आएगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसका बड़ा होगा इसका छोटा होगा, लेकिन दोनों का सेम क्या रहेगा, स्लोप। तो इस ग्राफ में आपका स्लोप हमेशा क्या मिलेगा, कांस्टेंट। यहां पे आपने क्या खत्म करा, प्लैंक्स का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें आपने क्या क्या कंफर्म करा, आपने आइंस्टाइन डेवलपमेंट भी सीखा कि आइंस्टाइन ने डेवलप कहां कहां करा। यहां पे आपने क्या देखा कि आपके चारों ग्राफ का रिलेशन, जो हम चारों ग्राफ पढ़ रहे हैं वही आपका लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है। इसी में हम एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ेंगे, फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। ये वाला पार्ट आपका आइंस्टाइन इक्वेशन है, ये वाला पूरा आपका आइंस्टाइन इक्वेशन है जो हम लोगों ने यूज करा है। क्लियर हो गया, आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब जरा इसके लॉज के बारे में बात करेंगे हम, जो लॉज है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन और जो क्लासिकल वेव थ्योरी है उसके फेलियर के बारे में यहां पे बात करेंगे। चलो अब स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन आप जो पॉइंट्स देखोगे तो बिल्कुल सिमिलर है आपके ग्राफ के जैसे, जो हमने ग्राफ्स बनाए अभी प्लैंक्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर, उन्हीं ग्राफ्स के ऊपर लॉज भी। आप देखो जैसे पहला पॉइंट आप चलोगे तो पहला पॉइंट हम लोगों ने उसमें क्या पढ़ा था कि भाई आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर एमिट करता है, और अगर आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद देखोगे तो जितना भी आप इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या कर जाएगा, इंक्रीज। उससे अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पे रखोगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर आप कम फ्रीक्वेंसी पे रखोगे तो आपका इंटेंसिटी कितनी भी ज्यादा हो फोटो इलेक्ट्रिक करंट एमिट नहीं करेगा। अब देखो कैसे, फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल एंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन above the threshold frequency, above the threshold frequency, जब threshold frequency के ऊपर है, the photoelectric current is directly proportional to intensity of light। ये हमने पढ़ा है कि photoelectric current directly proportional है आपके intensity of light से। अब दूसरे पॉइंट में देखो, for a given photosensitive material there exists a minimum cutoff frequency below which no photoelectrons are emitted howsoever high is the incident radiation है। कितना भी आपका इंसिडेंट रेडिएशन बढ़ा है, जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपका नहीं अचीव करेगा इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं करेगा, और उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। अब तीसरे पॉइंट में हम क्या कह रहे हैं कि भाई आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के अबव अगर आप कर देते हो तो इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है। अब अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा भी रहे हो तो आपके नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स उतने ही निकलेंगे, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो उसकी वजह से क्या बढ़ेगा, आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, और स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ा तो आपका काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। अब उसी पॉइंट को देखो, नोटिस करो, above the threshold frequency the stopping potential
or equivalently the maximum kinetic energy of the photoelectrons is directly proportional to the frequency of the incident radiation. बट इंडिपेंडेंट ऑफ किसका है आपका इंटेंसिटी, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा। कहने का मतलब क्या रहा कि आपका जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट आप भेजोगे तो आपका किस पे जितनी भी एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी हुई किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी में। और इंटेंसिटी चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल और मेरा काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। चौथा पॉइंट क्या आता है मेरा कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है वो अपना एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट को जैसे आप एक जिस अमाउंट की एनर्जी उसे चाहिए, जैसे ही वो एनर्जी मिलेगी, जैसे ही वो एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन आपका क्या कर जाएगा, एमिट, एकदम उसी इंस्टेंट पे एमिट कर जाएगा। ये हमारा लॉस था फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का। आप अपने लिए इसे स्क्रीनशॉट ले लो कि आपको समझने में आसानी रहे इसके लिए। और इसके बाद जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे फेलियर ऑफ वेव थ्योरी की। क्लासिकल थ्योरी भी कह सकते हो उसे आप और वेव थ्योरी भी कह सकते हो, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। अब स्टार्ट कर रहे हैं फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। देखना, फेलियर ऑफ वेव थ्योरी आपका बिल्कुल उल्टा चलेगा लॉस से। जो आपने लॉस में पॉइंट पढ़े ना उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा फेलियर में। अब लॉस में क्या रहा आपके पास, पहला पॉइंट क्या था लॉस में कि आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद आपका इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, और जो काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल है दोनों इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करते। यहां पे आप देखो इसका उल्टा चलेगा। देखो आप क्या कह रहे हो, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी व्हेन अ वेव फ्रंट ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द मेटल सरफेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट द सरफेस एब्जॉर्ब्स द रेडिएशन, और उसकी वजह से आपकी एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। ग्रेटर द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ग्रेटर द एनर्जी डेंसिटी ऑफ वेव, मतलब आप जितनी इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो उतना आपका एनर्जी क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। सो हायर द इंटेंसिटी, हायर क्या होगा आपका काइनेटिक एनर्जी। अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ाओगे तो आपका काइनेटिक एनर्जी भी क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। बट एक्चुअल में ऐसा होता है क्या, बिल्कुल भी नहीं, एक्चुअल में नहीं होता। यहीं पे देखो आपका क्या कह रहा है, बढ़ता, बट दिस इज द कॉन्ट्ररी टू द एक्सपेरिमेंट रिजल्ट दैट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। कि भैया आपका फोटो इलेक्ट्रॉन जो है या जो भी आपका इंसिडेंट रेडिएशन निकल रहा है उसकी एनर्जी जो है, ध्यान दो, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड करती ही नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट पे आप क्या कह रहे हो कि भाई आपका उल्टा चल रहा है। फिर से देखो, इसमें उल्टा चला, इसमें भी उल्टा चलेगा। कि आप क्या कह रहे हो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद एमिट करता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद ही इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे होगा तभी एमिट करेगा, अदरवाइज एमिट नहीं करेगा, उससे कम रहा तो। इसमें क्या कह रहा है देखो, नो मैटर व्हाट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, a light wave of a sufficient intensity should be able to impart enough energy required to eject the electron from the metal surface। मतलब फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है, आप जब धीरे धीरे करके एनर्जी इंपार्ट करते रहोगे आपका निकलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन निकलता ही कब है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को। तो यहां पे उसने क्या कर दिया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का रोल ही चेंज कर दिया। अब हम लोगों ने तीसरा पॉइंट क्या पढ़ा कि भैया अपना चौथा पॉइंट, सॉरी लॉज में, कि लॉज में हमने चौथा पॉइंट क्या पढ़ा कि हमारा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है वो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। जैसे एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएगा, सफिशिएंट एनर्जी। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है, द एनर्जी ऑफ लाइट वेव इज स्मूथली एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स एडवांसिंग वेव फ्रंट। ईच इलेक्ट्रॉन इंटरसेप्टेड insignificantly small amount of this energy and so it should require a finite time मतलब कुछ टाइम लगेगा उसको एमिट करने के लिए। बट हमें एक्चुअल में पता है कैसा प्रोसेस है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। मतलब हमारा जो प्रोसेस है वो इंस्टेंटेनियस है, बट इसके अकॉर्डिंग क्या आया कि उसे थोड़ा सा टाइम लगेगा, जो कि एक्चुअल में नहीं है। तो आपने क्या करना है, देखो आप जरूरी नहीं है किसी लैंग्वेज में लिखो, आपको मोटे मोटे पॉइंट का मीनिंग पता लग गया कि भाई क्या मतलब है, कि आपका लॉस क्या कह रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद ही इंटेंसिटी का रोल आता है। काइनेटिक एनर्जी आपका जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। काइनेटिक एनर्जी या स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है आपका किस पे, फ्रीक्वेंसी पे। उसका उल्टा कर दो, पहला पॉइंट बन गया कि काइनेटिक एनर्जी जो है वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग किस पे डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी पे, जो कि गलत हो गया।
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का रोल होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के पहले इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं होगा। उसके अलावा आप लिख सकते हो कि वेव ने क्या कहा कि प्रोसेस इंस्टेंटेनियस नहीं है, एनर्जी कलेक्ट करता रहेगा, जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन एमिट कर जाएगा, जबकि हमें एक्चुअल में पता है कैसा प्रोसेस है, इंस्टेंटेनियस। तो जरूरी नहीं है कि आप इसी लैंग्वेज में लिखो, आप मीनिंग मोटा मोटा निकालो, लैंग्वेज अपना रखो। यहां पे आपने फेलियर ऑफ वेव थ्योरी कंप्लीट कर लिया। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे किसके, कि अभी तक आपने सिर्फ पार्टिकल नेचर की बात करी, दोनों नेचर एक साथ नहीं पढ़ा, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, डुअल नेचर। तो साइंटिस्ट जिसने सबसे पहले डुअल नेचर को पढ़ा वो था डी ब्रॉगली, जिसने दोनों नेचर को एक साथ स्टडी करा। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं डी ब्रॉगली वेव। अब डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या था वो देखो। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस हमें क्या कहता है कि आपका पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं। उसके लिए उसने दो साइंटिस्ट की थ्योरियों को यूज करना स्टार्ट करा। दो साइंटिस्ट की थ्योरी कौन कौन सी थी, तो एक तो अपना आइंस्टाइन आ गया और दूसरा आ गया अपना प्लैंक्स की थ्योरी। आइंस्टाइन की मास इक्विवेलेंट इक्वेशन को उसने यूज करा। मास इक्विवेलेंट इक्वेशन क्या है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, यह आइंस्टाइन की इक्वेशन है मास इक्विवेलेंट वाली। दूसरी उसने ली प्लैंक्स की, E इज इक्वल टू h न्यू। तो आपके पास क्या आ गया, E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। ये आप इक्वेशन 1 ले लो, ये इक्वेशन 2 ले लो। अगर आप दोनों को इक्वेट कर दो तो mc स्क्वायर इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा, c से c आपका कैंसिल आउट हो गया। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, h बाय mc। अब इसमें लैम्डा क्या हो गया, वेवलेंथ, h प्लैंक कांस्टेंट, m मास और c स्पीड ऑफ लाइट। ये स्पीड ऑफ लाइट है एयर में। अगर इसी स्पीड ऑफ लाइट को आप मीडियम में लेके चले जाओ तो आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h बाय mv। अब मास इनटू वेलोसिटी आपका क्या देता है, मोमेंटम। तो आपका वेवलेंथ जो हो गया दैट इज इक्वल टू h बाय p। वेवलेंथ इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम। मोमेंटम आपका किसी पार्टिकल का हो सकता है और वेवलेंथ किसी वेव का हो सकता है। तो आपने दोनों नेचर एक साथ पढ़े, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। ये हमारा डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस आ गया। इसी में एक और टॉपिक आपका आता है जो होता है आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वेशन फॉर एन इलेक्ट्रॉन। डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वेशन फॉर एन इलेक्ट्रॉन। अब देखो उसके बारे में, आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन के लिए रिगार्डिंग निकालना है। तो अब जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ इक्वेशन फॉर एन इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हो आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वेशन। तो अब देखो आप क्या कर रहे हो, आपको ये पता है कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से कि लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv है। v यहां पे आपका वेलोसिटी हो गया, h बाय mv ले लो। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ m v का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। तो आप यहां से v की वैल्यू निकालो तो v की वैल्यू क्या आ जाती है, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन में मास रूट अंडर में। अभी देखो कैसे करा, आप 2 को उठा के इधर ले गए तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, मास को नीचे ले आए तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय मास, और वेलोसिटी का स्क्वायर था तो रूट अंडर कर दिया आपने। तो वेलोसिटी आ गया रूट अंडर 2 काइनेटिक एनर्जी बाय मास। इसकी वैल्यू उठा के आपने पुट कर दी यहां पे। तो आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू क्या आया, h अपॉन में n रूट अंडर 2 काइनेटिक एनर्जी बाय मास। अब इस मास को आप रूट के अंदर ले जाओ, मास को अगर आप रूट के अंदर ले जाओ तो क्या बन जाएगा, m स्क्वायर। तो आपके पास क्या बन गया, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में रूट अंडर 2 काइनेटिक एनर्जी इनटू में मास का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास। मास को आप रूट के अंदर ले जाओ तो m स्क्वायर हो गया, m से m आपका क्या हो गया, कैंसिल। तो लैम्डा इज इक्वल टू आ गया आपके पास h अपॉन में रूट अंडर ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू में मास। ये आपका क्या आ गया, वेवलेंथ। अब इसी काइनेटिक एनर्जी को अगर आप इलेक्ट्रॉन के लिए करने जाओ तो काइनेटिक एनर्जी आपका EV नॉट हो जाता है, चार्ज इनटू में स्टॉपिंग पोटेंशियल।
काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू में स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आपका लैम्डा जो आ गया दैट इज इक्वल टू एच अपॉन में रूट अंडर 2EV0 बाय एम। ये एक और इक्वेशन बन गया आपके पास। एक ये बना लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में रूट अंडर 2 काइनेटिक एनर्जी इनटू में मास। एक बन गया आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में रूट अंडर 2EV0 m। अब इलेक्ट्रॉन का अगर आप चार्ज, मास और प्लैंक कांस्टेंट पुट कर दो वैल्यू, तो आपके पास जो लैम्डा आएगा इलेक्ट्रॉन के लिए वो आ जाता है 12.27 अपॉन में रूट अंडर V0 आर्मस्ट्रॉन्ग में। ये आ गया आपका वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन के लिए। ये आपको तब लगाना है जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन बोला और स्टॉपिंग पोटेंशियल प्रोवाइड कर रखा हो, तो आप ये लगा दो। यहां पे हम लोगों ने वेवलेंथ इक्वेशन फॉर एन इलेक्ट्रॉन कर लिया। इसी में कई बार क्या हो जाता है कि आपको टॉपिक इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं दे रखा हो, आपको कंपैरिजन करने के लिए बोले कि आप वेवलेंथ कंपैरिजन करो किसका, अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन का या ड्यूट्रॉन का। तो उनके लिए जो अगर किसी और चार्ज पार्टिकल के लिए अगर आपको वेवलेंथ निकालनी पड़े तब आप क्या करते हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपको पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में रूट अंडर 2m काइनेटिक एनर्जी है। एक फॉर्मूला आपके पास है ये। इसी में आप काइनेटिक एनर्जी को चार्ज इनटू पोटेंशियल लिख सकते हो। जैसे आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहे थे EV0 कर रहे थे, अगर किसी और चार्ज बॉडी के लिए करोगे तो आप क्या लिखोगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में रूट अंडर 2m QV0। ये आप किसी और चार्ज पार्टिकल के लिए निकाल के रख रहे हो। क्या अगर मुझे अल्फा पार्टिकल का निकालना है तो अल्फा, अगर मुझे ड्यूट्रॉन का निकालना है तो मैं ड्यूट्रॉन का निकालूंगा। ठीक है, इसमें आप एक और चीज इंपॉर्टेंट याद रखना कि आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन के भी मास के बीच में क्या रिलेशन है, या प्रोटॉन या ड्यूट्रॉन के बीच में क्या रिलेशन है। तो देखो अगर आप अल्फा पार्टिकल ले रहे हो तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, अच्छा अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम पार्टिकल। जब उसमें से आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हो तो He2+ को आप अल्फा पार्टिकल कहते हो। तो m अल्फा जो आ गया वो क्या आ गया, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल जो आया वो ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन आ गया। इसी जगह ड्यूट्रॉन की बात करो तो मास ऑफ ड्यूट्रॉन क्या होगा, ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। एंड चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन जो रहेगा, चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन दैट इज इक्वल टू क्या रहेगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ये आपको रिलेशन याद रखने हैं, ये क्वेश्चंस में आपके यूज होंगे। मैं आपको शो भी करूंगा न्यूमेरिकल वाले पार्ट में कि हम ये क्वेश्चंस को मैं कैसे यूज कर रहे हैं मासेस का और चार्जेस का। यहां पे हम लोगों ने ड्यूअल नेचर की थ्योरी पूरी कंप्लीट कर ली है। होप आप लोग को चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ हो कि हम क्या कर रहे हैं चैप्टर में। अगर आपको किसी और टॉपिक के लिए वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं उसी के लिए नेक्स्ट टॉपिक में आपके लिए वीडियो बना दूंगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।